हे गाइस वेलकम टू द चैनल। तो मुझे पेपर मिला है ये वाला जेएनयू का, जो कि सॉल्व पेपर है ऑफिशियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे सॉल्व क्या करेंगे, इस सॉल्व तो है ही ऑलरेडी, इसको डिस्कस करते हैं। राइट, तो स्टार्ट करेंगे 2020 जेएनयू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज अ ट्रू जीरो रेशियो स्केल, जो कि सबसे हायर स्केल होता है वही उसमें ट्रू जीरो होता है। इंटरवल स्केल में जीरो होता है पर वे ट्रू जीरो नहीं होता। नंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस तो सेम रहती है, लेकिन आप नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर्स को कंपेयर करने के लिए उसका रेशियो, एक रिलेशनशिप बनाने के लिए नंबर्स के बीच में वी नीड रेशियो। सो ओनली रेशियो हैज टू जीरो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल रीजन। फॉर्मल रीजन ये सारे ही हैं, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन नहीं है। सो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन मतलब एक दिल्ली के आसपास का रीजन है जो कि अर्बनाइज हो चुका है। एक और रीजन आता है एनसीआर। एनसीआर थोड़ा सा अलग है। एनसीआर में क्या है, जो 23 डिस्ट्रिक्ट है उसका जो ग्रुप है पूरा, उसको एनसीआर बोलते हैं। वे भी एक फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट लाइक दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन है। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन रीजन में क्या होता है कि जितना भी अर्बन एरियाज हैं वे आएंगे इसके अंदर। अब उसके बीच में थोड़े थोड़े गांव के एरियाज भी आ सकते हैं। तो एज यू कैन सी इसमें थोड़ा थोड़ा नोड्स बनती हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में खाली स्पेस रहता है। इसलिए इसको हम कहेंगे कि थोड़ी अनइक्वलिटी है। दैट्स वाई इट्स अ नॉट अ फॉर्मल रीजन, इट्स अ फंक्शनल रीजन। बाकी सारी सिटी, कैंटनमेंट और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये एक फिक्स चीज़ दिखाई है। यूनियन टेरिटरी यानी टेरिटरी है, कैंटनमेंट है, सिटी सिटी है। तो ये सारी फॉर्मल रीजन्स है। आइडेंटिफाई द लोकेशन वाइज फॉर रिजर्व किए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो फर्स्ट वाला है नोकरेक, मेघालय में आता है। दूसरा वाला है दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग है अरुणाचल में। ओके, देन थर्ड नंबर पे ये वाला है, ये है सिमलीपाल। ओके, फोर्थ वाला है पचमढ़ी जो एमपी में है। और पांचवा वाला है नंदा देवी। सो ऑप्शन इसका बनेगा ये वाला बी ओनली, जो कि ये वाला है नोकरेक, दिहांग दिबांग, सिमलीपाल। ठीक है, अब देख सकते पूरा, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच इंसिडेंट रेडिएशन इज रिटेन्ड बाय सब्सटेंसेस। रेज अंदर आती हैं और सब्सटेंस उसको होल्ड करता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, रेज को एब्जॉर्ब करना। रिफ्लेक्शन मतलब बाहर फेंक देना, रिफ्लेक्ट कर देना पूरा। राइट, स्कैटरिंग भी रिफ्लेक्शन की तरह ही है, लेकिन स्कैटरिंग में क्या, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज आने वाली होती है, रेज से छोटे होते हैं पार्टिकल्स जिस पे वे आती हैं, तो उससे स्कैटरिंग। फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स छोटे होते हैं, रेडिएशन बड़ी होती है, दैट्स व्हाई दे स्कैटर। ओके, लास्ट वाला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक अलग प्रोसेस है। डिफ्यूजन मतलब होता है कि एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब कुछ चीज़ फ्लो करती है, बहती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेडिएशन मिलती है अर्थ को, 34% डायरेक्ट मिलती है, 17% डिफ्यूज डे लाइट होती है। तो डिफ्यूज डे लाइट एक्चुअली में यही वाली है जो कि स्कैटर्ड होती है। इस एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होती है, वॉल्स पे एज यू कैन सी रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हमें दिखता है। जब हम डायरेक्टली सन को नहीं देखते तो हम चीज़ें दिखते हैं बिकॉज ऑफ डिफ्यूज डे लाइट। ये स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन दोनों ही होता है इसके अंदर, डिफ्यूजन के अंदर। ओके, ठीक है, इसका आंसर होगा एब्जॉर्प्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। फर्स्ट वाला है इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद सैटेलाइट। सो इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद सैटेलाइट के साथ इंट्रैक्शन नहीं होता एनर्जी का जो इंट्रैक्शन है अर्थ की सरफेस या एटमॉस्फेयर के साथ होता है। सैटेलाइट तो डाटा को कैप्चर करता है, तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमॉस्फेयर इज करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एनर्जी ये उसके पार्ट हो सकते हैं मे बी। तो आंसर का उन्होंने यही रखा था, यही करेक्ट है कि ये उसका पार्ट नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट इंटरैक्ट। ओके, next, which are given below are two statements. National Population Policy 2000 has a paradigm shift from population control measures to creating an enabling condition for population stabilization. So there's been a change जिसमें हम पॉपुलेशन कंट्रोल से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे। लॉजिकल बात है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ये पॉलिसी इन्फ्लुएंस की गई थी बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट, जो कि कैरो इजिप्ट में हुआ था 94 में। तो मे बी ऐसा कुछ हुआ हो और मे बी उसी वजह से ये पैराडाइम शिफ्ट आया हो। तो मे बी आंसर है दो, यस, बोथ आर करेक्ट। जब कुछ ज़्यादा ही डिटेल में डाटा दे रखा हो, चांस क्या होती है कि सही होता है, तो बोथ आर करेक्ट। पर ऐसे ज़रूरी नहीं है, कई बार उल्टा भी हो सकता है। कि नेक्स्ट द जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम
डाटा रिडंडेंसी मीन्स, ओके, डाटा रिडंडेंसी का मतलब, ओके, रिडंडेंसी, आपने एक वर्ड सुना होगा रिडंडेंट, जो होता है रिडंडेंट मतलब होता है नो लॉन्गर यूजफुल। अब मेरे किसी काम का नहीं है, इट हैज़ बिकम रिडंडेंट, तो सारे शब्द कुछ वैसे ही हैं सारे सेंटेंस। उसका आंसर है डाटा विच हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। कई बार उसको डाटा को रिपीट कर लोगे तो जो प्रोग्राम होता है उसमें थोड़ा सा एरर शो करने लगता है कि बहुत बार रिपीट हो गया है, मैं इसको लूँगा नहीं उस तरह से। तो जीएस के अंदर प्रॉब्लम आती है जब बहुत बार आप सेम डाटा को डालते रहते हो, तो इट बिकम्स डाटा रिडंडेंसी। बी इज करेक्ट। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई। कोस्टल से कंपेयर करने पे इंटीरियर में जो रेंज है टेम्परेचर की हाई है बिकॉज ऑफ थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड वाटर। करेक्ट है, थर्मल डिफरेंस होता है क्योंकि लैंड जो है बहुत जल्दी ठंडा गर्म होता है और वाटर थोड़ा देर में होता है, तो ए इज करेक्ट। वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट ओशन। पहली बात तो कॉन्टिनेंट पे को स्पेसिफाई नहीं कर रखा हमें कि भैया कॉन्टिनेंट हाई होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जनरली होते हैं। बट सपोज करो कोई कॉन्टिनेंट है जिसका एलिवेशन है 0, तो यू कैन नॉट से डैट कि नहीं उसमें हाइट ज़्यादा है हमेशा कॉन्टिनेंट में, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ओशन में तो हाँ ये हाइट कम होती है, बट कॉन्टिनेंट हमेशा ऊंचे में ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। हैवियर रेन्स इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, हैवियर रेन्स नहीं, रेन्स उल्टा कम आती हैं, कोस्टल में ज़्यादा आती हैं, तो ए ओनली। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7 to 8 बिलियन, 7.8 बिलियन, 7.8 बिलियन प्लस ये पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की इस समय। गिवन बिलो इज द टू स्टेटमेंट कि वन इज लेबल्ड, okay, the cycle of wheat crop is about 100 days south of the Vindhyan range and 145 in Punjab। यहाँ पे दे रखा है कि wheat crop विंध्यन रेंज यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में हमारे 100 दिन में उग जाती है और पंजाब वाले एरिया में 145 में उगती है। पहली बात तो सब ट्रॉपिकल एरिया में उगती है वीट, इट्स अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ये ट्रॉपिकल एरिया में नहीं उगती है, ठीक है। तो साउथ में उगाया जाता है, बहुत कम उगाया जाता है, स्पेशली सिर्फ महाराष्ट्र में उगाते हैं, साउथ इंडिया में खाते भी नहीं वीट को, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ उगाया जाएगा, पहली बात तो, ठीक है। ये जो है ना डिफरेंस 100 डेज और 145 का, जनरली 145 डेज में वीट उगता है, लेकिन 100 डेज कुछ कुछ वेराइटी हैं जो जल्दी उगा देती हैं, कुछ नई वेराइटी आ रही हैं, ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज वे कर देती हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन डिफर नहीं करेगा, राइट, तो ये बिल्कुल गलत लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। वीट मेनली नॉर्थ बेल्ट में उगता है, साउथ में नहीं उगता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो जल्दी उगेगा। हाई टेम्परेचर इन अक्टूबर परमिट अर्ली सीडिंग ऑफ वीट क्रॉप, तो यस टेम्परेचर हाई रहता है अक्टूबर में और उससे आप अर्ली सीडिंग भी कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सो करते वक्त इसको जो तापमान चाहिए होता है करीब करीब बीच होता है करीब 15 डिग्री का, तो ये अच्छा सोइंग हो जाती है इसकी। वार्म थोड़ा सा मॉइस्ट टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड सनी एंड ड्राई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ कटिंग द क्रॉप, ये चाहिए होता है हमें। तो आई थिंक वन इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। जैसे भी यहाँ लिखा तो कोई है नहीं कि आर इनकरेक्ट हो सकता है, लिखा है चलिए सी लिखा है, पर मुझे पता है ना ए भी गलत है, तो डी इज करेक्ट। ओके, इन इंडिया विच द फॉलोइंग माइग्रेशन इज मेल माइग्रेशन मैक्सिमम है, तो मेल माइग्रेशन सिर्फ एक ही स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा है, सारी स्ट्रीम में फीमेल जो है डोमिनेटिंग है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में मेल माइग्रेशन ज़्यादा है, रूरल टू अर्बन में, ठीक है। और ओवरऑल पूछें कि ओवरऑल माइग्रेशन में कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा है, तो हम आंसर होगा उसका रूरल टू रूरल। रूरल टू रूरल सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, क्योंकि पास से एक गांव से दूसरे गांव में लोग माइग्रेट करते रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स आफ्टर मैरिज। तो रूरल टू रूरल लार्जेस्ट है, लेकिन रूरल टू अर्बन इज इन द केस ऑफ मेल माइग्रेशन। ओके, K3 मार्केट है, K4 ट्रांसपोर्ट है, यस, K7 एडमिनिस्ट्रेटिव है, और K9, ये K9 मैंने कभी नहीं सुना, पर यहाँ पे लिखा हुआ है, मे बी थ्योरी के अंदर कहीं हो, कुछ हो। मार्केट और एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड कर दिया साथ में देंगे तो K9 मिल जाता है, ये कह रहे हैं उनके ऑप्शन की तरफ से, तो ये होगा करेक्ट, सारे लाइन से दे रखे हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FTA लॉन्च करी, जिसकी फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन कंट्री फॉर मेक इन इंडिया, बिल्कुल हो सकता है, लॉजिकल स्टेटमेंट है। निर्यात बंधु स्कीम हैज़ बीन गैल्वनाइज्ड एंड रीपोजिशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल इंडिया। ओके, निर्यात बंधु स्कीम जो है ये 2011 में अनाउंस की थी, लेकिन इसको गैल्वनाइज करें, गैल्वनाइज का मतलब होता है कॉज टू टेक एक्शन, यानी किसी को मजबूर कर देना टू टेक एक्शन, तो उसको मतलब उसको टेक एक्शन कराया गया, स्कीम को आगे बढ़ाया गया, उसको रिपोजिशन करा गया ताकि स्किल इंडिया बनाया जा सके। निर्यात बंधु स्कीम, सही बात है, और दोनों ही जो स्टेटमेंट है सही है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इसका रीज़न है यहाँ पे दे रखा है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो दोनों ही सही लग रही है मेरे को, तो दोनों ही सही है, सो बोथ आर करेक्ट। जनरली ऐसे क्वेश्चन जो मुश्किल लगे, आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, तो जनरली सही होते हैं। इतना ज़्यादा एग्जामिनर आपको तंग नहीं करेगा, राइट। तो डेंड्रेटिक रिवर्स फ्लोइंग इन, डेंड्रेटिक कहाँ पाई जाती है? इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, रेडियल जो है पाई जाती हैं अमरकंटक में, करेक्ट है। और सेंट्रीब्यूटल जो होता है, सारी लेक्स आ रही हैं, रिवर्स आ रही हैं इनटू द वन लेक, विच इज लोकतक लेक में आ रही हैं सेंट्रीब्यूटल। ट्रेलिस है अपर पार्ट ऑफ द हिमालय रीजन, तो ए इज करेक्ट। ऑप्टिमम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर राइस इज 2035, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कॉम्पिटिशन, यस थ्रू आउट इंपॉर्टेंट होता है ये टेम्परेचर। राइस इज ग्रोन लेटेड सॉइल में चावल नहीं उगता है, चावल एलुवियल सॉइल में उगता है या फिर क्लेई लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर राइस। पर लेटराइट नहीं, लेटराइट तो पहाड़ी एरियाज में उगती है, तो वहाँ तो चावल कोई काम नहीं है नहीं, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सलल प्रोजेक्ट, ओके, सलल प्रोजेक्ट का जो मेन काम है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। और बी का है दे रखा है 4, दामोदर वैली का काम है, ओके। यहाँ पे अपर कृष्णा प्रोजेक्ट दे रखा है, इसका काम इसका सिंपल है ओनली इरिगेशन। अब अपर कृष्णा प्रोजेक्ट ये एक्चुअली बहुत सारे डैम्स का मिला जुला प्रोजेक्ट है, कई सारे डैम्स बनाए गए हैं। इनसे एक फेमस डैम है अलमाटी डैम, जो कि लाल बहादुर शास्त्री डैम बोलते हैं इसको। ये सारा एक पार्ट है, पूरे कलेक्शन ऑफ डैम्स है, जो कि ड्रॉट रीजन है, ड्रॉट पॉन्ड रीजन ऑफ कर्नाटक, उसमें अपर कृष्ण प्रोजेक्ट है। सिमिलरली आपको पता होगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसमें कई सारी डैम आती हैं, हाँ, जैसे कि तिलैया, कोनार मैथन डैम, तो ये सारे डैम्स दामोदर वैली के पार्ट हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हम इजीली समझ सकते हैं। इरिगेशन का जो मेन काम है वो हमें कृष्णा के लिए चाहिए, क्योंकि वो ड्रॉट प्रोन रीजन है। सलल जो प्रोजेक्ट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि सिंपल इलेक्ट्रिक छोटा छोटा प्रोजेक्ट है, चनाब रिवर के ऊपर है इन द जीएन के। अब बचा हमारे पास दो, दामोदर वैली और अपर और कोसी। पहली बात तो कोसी प्रोजेक्ट बन रहा है, बना नहीं है। कोसी पे एक बराज है, कोसी बराज जो नेपाल में है, पर कोसी का जो प्रोजेक्ट है बनाने की कोशिश हो रही है, अभी तक बना नहीं है। फ्लड कंट्रोल इरिगेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दामोदर को भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इरिगेशन भी चाहिए, हाइड्रो। अब यहाँ पे जो आंसर दे रखा है उन्होंने वे दे रखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये कोसी का है। मे भी हमें थोड़ा अजीब लगे कि दामोदर में भी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, पर दे ये रखा है, नेट पे भी ये लिखा हुआ था कि कोसी का जो प्रोजेक्ट बन रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बन रहा है, तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम? कोरल रीफ से ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कुछ नहीं हो सकता, ओके। तो कोरल रीफ इज द आंसर। Okay, which of the following is most stable ecosystem? Most stable is ocean. Stable means कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अफेक्ट कर दे, उसको चेंज कर दे, पर दोबारा से वे अपने आप को रिपोजिशन कर लिए इनटू द सेम स्टेट, उसको बोलेंगे हम बहुत ही स्टेबल है, काफ़ी स्टेबिलिटी है उसके अंदर, तो ओशन इज करेक्ट। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वास्टनेस द इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिलीज। इंडो यूरोपियन, यस होती हैं, द्रविडियन भी होती हैं। इंडो सीनो तिब्बतन, नो तिब्बतन ये नहीं होता है, सीनो तिब्बतन होता है, ना कि इंडो सीनो तिब्बतन, तो सी इज रॉन्ग। सीनो ऑस्ट्रिक भी नहीं होता है, एदर इट इज ऑस्ट्रिक और इट इज ऑस्ट्रो एशियटिक होगा या फिर ऑस्ट्रिक होगा सिंपली, तो सी एन डी बनाए हुए नाम नकली नाम है, तो एन बी इज करेक्ट। द स्केल इज 8.4 सेंटीमीटर्स टू 42 किलोमीटर्स, तो आर एफ कितना होगा? तो सिंपल आर एफ आंसर होगा इसका 42 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 8.4 से, आंसर हमारे पास एक आएगा 5। अब 5 क्योंकि सेंटीमीटर किलोमीटर का फर्क होता है 1 लाख का, तो 5 इंटू 1 लाख 5 लाख हो गया, साढ़े आ गया 5 लाख, डी इज करेक्ट। हु कॉइन्ड द टर्म रिमोट सेंसिंग? ओके, रिमोट सेंसिंग को कॉइन करा है एल एल एवेलिन, ओके, एवेलिन एल्प्रुट ने। Okay, so Evelyn Elbruth coined the term remote sensing, or Roger Tomlinson has coined the term GIS. Roger Tomlinson, who is also called the father of GIS. Okay, which of the following thermal currents flows from Gulf of Mexico to
अटलांटिक ओशन। गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकल के अटलांटिक ओशन में निकलता है फ्लोरिडा करंट, जो कि वार्म ओशन करंट है। बाद में जाके ये गल्फ स्ट्रीम को में मिल जाता है। कि क्रॉप कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है यहाँ पे, तो पंजाब एंड हरियाणा वीट ज्वार बाजरा उगाते हैं। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कॉटन ज्वार बाजरा उगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉटन की बात आ गई है, क्योंकि ओके। राजस्थान गुजरात जो है मिलेट मेज एंड रागी उगाते हैं बिल्कुल। कर्नाटक और महाराष्ट्र ज्वार कॉटन और ऑयल सीड। राइट, सो ये ऑप्शन है सारे सही हैं। क्योंकि पक्का होने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे लास्ट में कॉटन। कॉटन अब गुजरात तो उगाता है, पर राजस्थान तो कॉटन नहीं उगाएगा ना, तो पूरा ऑप्शन कैंसिल। महाराष्ट्र उगाता है, कर्नाटक भी उगाता है, कॉटन रीजन उस पर है, महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा है कॉटन रीजन में, तो इस तरह से आप उसे देख सकते हो। ओके, बाकी इसी तरह का कॉटन यहाँ पे भी देखा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ये भी सही है कॉटन के लिए, पर ये ठीक है। पर पंजाब हरियाणा कॉटन के लिए फेमस है, अगर इसमें भी होता तो इसमें भी आ जाता, पर राजस्थान में नहीं आता। ठीक है, बाकी भी आप ऐसे मतलब देख ही सकते हो, उसमें सारे ऐसे सिंपल दे रखे हैं। ओके, द क्लाइमोग्राफ गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर इज कीन रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। कीन जो होता है सबसे लोअर मोस्ट लेफ्ट साइड में होता है, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन को कीन रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हॉट और ड्राई हो गया तो उसको स्कॉर्चिंग बोलते हैं, हॉट और वेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं मगी हो गया, एंड कोल्ड और वेट है तो वी कॉल इट रॉ। ठीक है, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशन को दिखाता है। कि नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ कॉमन लैंड बाउंड बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज। अब ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, तो मार्क्स हट गए और सबको मतलब सेम मार्क्स दे दिए, क्योंकि एग्जामिनर ने गलत ऑप्शन दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन की थोड़ा पहले पूछा जाता 2020 से पहले, तो फिर इसका आंसर होता 17 होता था, क्योंकि JN के पहले पार्ट था। पर 2019 के बाद अगस्त 2019 के बाद ये हट गया, तो हमारे पास केवल 16 स्टेट्स बचे हैं जिनकी नेबरिंग कंट्री से लैंड बॉर्डर लगते हैं। 16 इज द आंसर, इनमें से कोई आंसर नहीं है इसलिए हट गया। 16 इज करेक्ट। स्टेपीज नॉर्थ, ओके, स्टेपीज होता है रशिया यूक्रेन में स्टेपीज है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है। वे वेल्ड है साउथ अफ्रीका, और पंपास इन अर्जेंटीना। सी इज करेक्ट। जंस्कार रेंज कहाँ लोकेटेड है? जंस्कार रेंज जो है ये लद्दाख और नॉर्थ हिमालयस की लोकेटेड है। जंस्कार रेंज एक तरह का ट्रांस हिमालयन रेंज है। ये जंस्कार, लद्दाख, कैलाश रेंज, काराकोरम, सारी की सारी ट्रांस हिमालयन रेंज में आएंगी। तो नॉर्दर्न हिमालयस और लद्दाख के बीच में जंस्कार बनती है। ट्रेवर्था सिस्टम में क्लाइमेटिक एलिवेशन BWK क्या है? अच्छी बात यह कि ट्रेवर्था का जो सिस्टम है मिलता जुलता है कोपन से। ठीक है, अगर आ गया थॉर्नडाइट से तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, बट ट्रेवर्था का ऑलमोस्ट सेम है। तो कोपन का आप देख सकते हो, उसमें भी BWK कौन सा है? B यानी ड्राई है, D मतलब W मतलब डेजर्ट है, और K मतलब कोल्ड एरियाज में है, ऊपर 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 की तरफ है। तो बोरियल कोल्ड डेजर्ट टेम्परेट, दैट इज करेक्ट, टेम्परेट, सो B इज राइट। ओके, इसमें बहुत मुश्किल है थोड़ा, एक ही पता है मैं, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया है। अब 3 ऑप्शन में दे रखा है, अब तीनों में से चूज़ करो, C3 C3 C3। ओके, अब इनमें से एक भी मिल जाए तो आपका आंसर हो जाएगा। लेमार्क का मैंने नाम सुना है, वैसे लेमार्क काफ़ी थोड़ा पहले का है। ही इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, आई थिंक इसने ये वाला थ्योरी दी है। सो A1 हो गया, बाद में आपका आंसर निकल गएंगे सारे। ऑगस्ट वाइजमैन हैज गिवन जर्म प्लाज्म थ्योरी, एंड G.L. स्टेबिन्स हैज गिवन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसको न्यू डार्विन थ्योरी भी बोलते हैं, न्यू डार्विन थ्योरी, जो कई सारे साइंटिस्ट ने दिए, मेनली G.L. स्टेबिन्स ने। तो ये आंसर है। Demographic dimension theory denotes the change in population with reference to birth rate and death rate. इन दोनों के मिक्सचर पे आता है। Which is correct sequence of stages in remote sensing process के correct sequence दिखाना है। और correct sequence होगा, सबसे पहले A होता है emission of electromagnetic radiation, फिर B होगा transmission of energy from surface of the earth as well as absorption and scattering. Okay, then comes D, interaction of EM radiation with earth surface and reflection emission. Okay, उसके बाद होगा C, transmission energy from surface to remote sensor तक अब फुल पहुंचती है, और C, sensor data output. Okay, so B is correct.
तो पहले ट्रांसमिशन, फिर इंटरेक्शन, फिर दोबारा ट्रांसमिशन, आया इंटरेक्ट करा, फिर दोबारा ट्रांसमिशन टू रिमोट सेंसर। ओके, मिनिकॉय आइलैंड सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप के, एक आइलैंड सबसे साउथ में। ओके, तो अरेबियन सी के अंदर है। द अर्ली जोग्राफर बिलीव्ड द फिलॉसफी ऑफ, they believed the philosophy was deterministic, they were quite deterministic. Which is following helps to identify the object on the earth's surface in remote sensing. Okay, रिमोट सेंसिंग में हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में जो हेल्प करती है वे करती है सिग्नेचर्स। सिग्नेचर जिसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो द वेरिएशन ऑफ रिफ्लेक्टेंस ऑफ अ मटेरियल इन रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, ये दिखता है। ठीक है, जैसे हम रेडिएशन किसी पे छोड़ते हैं तो हर किस तरह से किसी भी वेवलेंथ पे वे चीज़ कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, कितना वेरी करेगी, उससे उसका सिग्नेचर पता चलता है। तो सिग्नेचर इज करेक्ट। कितना मतलब किस कलर पे ज़्यादा वे रिफ्लेक्ट करेगा, कौन से को ज़्यादा स्कैटर करेगा, उस तरह से। ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड एज अ समरी मेजर फॉर अ सैंपल मीन इज नोन एज। ओके, जब भी हम किसी सैंपल का मीन निकालते हैं, एक सैंपल का, ठीक है, एक सैंपल का जब मीन निकालते हैं तो उस मीन को निकालने के बाद उसे बोलते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक, इस वर्ड को यूज़ करते हैं। अगर पूरा का पूरा पॉपुलेशन दे रखी हो, में उसका जब हम मीन निकालते हैं तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर। तो हम हमेशा यूज़ करेंगे पॉपुलेशन का ये पैरामीटर है और ये इस पॉपुलेशन के सैंपल का स्टैटिस्टिक है। दिस वर्ड आर फिक्स्ड, पैरामीटर इज फिक्स टू द होल पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक इज फिक्स टू सैंपल मीन। ठीक है, सैंपल मीन में थोड़ी गलतियाँ हो सकती हैं, पॉपुलेशन जो रियल वाली है वो रियल अलग होती है। तो सैंपल स्टैटिस्टिक इज करेक्ट। कि नेक्स्ट डिवीजन द फॉलोइंग पोल्यूशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं करता, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट डिप्लीट। ठीक है, बाकी सारे हाइड्रोकार्बन CFC HCFC, ठीक है, बकरे जितने भी हैं वे सारे करते हैं, हेलोन्स वेलोन्स। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड या फिर NOx, कितने भी इसके हैं ये सारे करते हैं। ठीक है, मीथेन भी ऐसे है, मीथेन भी शायद मतलब नहीं करती, इतनी न्यूज़ नहीं आती ना, CO2 की नहीं आती, मीथेन की नहीं आती। ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं करती। ठीक है, बाकी को पता नहीं मुझे, पर ये नहीं करती हैं। पर नाइट्रोजन की काफ़ी न्यूज़ आती है इसमें। तो दीज आर, ये सब करती हैं। विच द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लालीना। लालीना ट्रेड विंड्स आर लाइटर देन यूजुअल, नो दे आर ज़्यादा तगड़ी होती है, नॉट लाइटर। ओके, सी सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज, यस दे डिक्रीज, ये करेक्ट होगा। सदर्न ओशिलेशन अकर इन एटमॉस्फेयर, सदर्न रेगुलेशन सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं पूरे में होता है, ओशन में भी होता है और एटमॉस्फेयर में भी होता है। हाई प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, नहीं हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर होता है। तो बी इज करेक्ट। ओके, प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर के लिए प्लानिंग कमीशन ने रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ कंट्री को 15 जोन में बांटा, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा ये। ओके, टू ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सब करने के लिए। और दूसरी स्टेटमेंट में वही सेम चीज़ दे रखी है, पर ले रखा है कि इसमें उन्होंने 12 जोन में बांटा फॉर दिस एंस। तो कौन सा करेक्ट है? अब ऑब्वियसली यही करेक्ट होगा, दो थोड़ी होते हैं। तो 15 जोन में बांटा, ये सही बात है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। तो 15 जोन्स करेक्ट। ऑथर ऑफ इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी इज द बुक बाय RL सिंह। ये भी ड्रॉप हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्कियन सिस्टम तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है पुराने रॉक्स हैं। धारवाड़ सिस्टम तो कर्नाटक से है, धारवाड़ शब्द को कडप्पा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल है, अब भी है जगह जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी करेक्ट होगा। विंध्यन सिस्टम छत्तीसगढ़। अब मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि सपोज मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो तो मैं ऑप्शन ABC करता, विंध्य सिस्टम छत्तीसगढ़ को रॉन्ग करता, क्योंकि विंध्य सिस्टम में थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ है, मध्य प्रदेश के थोड़े ऊपर, UP के थोड़े उस साइड है, छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम पार्ट आता है उसका, मतलब मैप में देख के आपको देखे कैसे। बट एक और मैप पे मैंने देखा, सर्च करा अच्छे से, सर्च करने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ का भी एक मेजर पार्ट है जो कि विंध्य सिस्टम कवर करता है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि इसी वजह से क्वेश्चन कैंसिल हुआ, कि कुछ कुछ मैप्स में ऐसे दे रखा है कि नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी विंध्य सिस्टम नहीं है, बस एक बॉर्डर टच हो रहा है। कुछ मैप में दे रखा है कि एक लार्ज चंक ऑफ पीस ऑफ छत्तीसगढ़ इज अंडर विंध्य सिस्टम। तो मे बी ये गलती हो गई उनसे और ये हट गया क्वेश्चन। तो सब सारे सही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश विद कैपिटल्स है, ओके, कैपिटल वाले क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश जो है वे ईटानगर होगा, यस ईटानगर ही होगा।
ओके, मणिपुर का जो है, ओके, मणिपुर का है बी, इम्फाल होता है, मेघालय का होगा शिलोंग, नागालैंड का होगा कोहिमा। बचा एक एजवाल, एजवाल मिजोरम की कैपिटल है। दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अरेंज मैरीन बायोम जोनेशन, जोनेशन कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो ये वाला करेक्ट है सी। ओके, सबसे पहले इंटर टाइडल जोन। इंटर टाइडल जोन क्या होता है कि दो टाइड्स के जो बीच में, हाई टाइड लो टाइड के जो बीच का रीजन है उसको बोलते हैं इंटर टाइडल जोन। इसको लिटोरल जोन भी बोल सकते हो। फिर उसको बताते हैं नैरेटिक जोन। देन कम्स दी बी, ओशियनिक पेलाजिक, पेलाजिक जोन। देन कम्स, यहाँ पे लिखा है बेंथिक और अबिसल। अब यहाँ पे बेंथिक की जगह लिखा होता है ना बैथियल, बैथियल, तो ये सही रहता, बैथियल और फिर लास्ट में एबिसल, बैथियल देन एबिसल, दैट इज करेक्ट। पर यहाँ पे बेंथिक लिखा हुआ है, ये ढंग से वैसे करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखो यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे क्लोज आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख रखा है ये वाला एबिसल, एबिसल के नीचे हेडल लास्ट होता है, उससे ऊपर आपको दिख रहा है बैथियल, तो ये बैथियल फिर एबिसल। बेंथिक जोन आप देखोगे तो पूरे को ही बेंथिक बोलते हैं, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा ही बेंथिक कहलाता है, तो बेंथिक नहीं होना चाहिए था, बैथियल होना चाहिए था। पर दे दिया तो दे दिया, चलो मान लेते हैं। बेंथिक सबसे लोअर मोस्ट रीजन होता है। तो ये सारी जो लेयर्स हैं ये ओशियन की फ्लोर को बताती हैं। बाकी अगर राइट साइड में क्लासिफिकेशन देखो तो ये ओशन वाटर की क्लासिफिकेशन, एपीपेलाजिक, मेसोपेलाजिक, बैथीपेलाजिक, अबीसल पेलाजिक और हेडल पेलाजिक, ये ओशन वाटर के, इसके अंदर ओशन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बाकी लेफ्ट वाली जो है वो ओशन फ्लोर की क्लासिफिकेशन है। ओके, जैसे भी क्वेश्चन को डाला इजी तो था, इजी इतना मुश्किल तो था नहीं। पहले में दे रखा है बी, यानी सी से शुरू हो रहा है। इंटर टाइटल, इंटर टाइटल भी पहला है, एक ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सेंसस ऑफ इंडिया अंटिल 1951, 51 तक ये हमारा सिस्टम था। सारी प्लेसेस जो कि ऐसी हैं वे ऑलरेडी बन जाएंगी अर्बन, और बाकी का ये है मिनिमम पॉपुलेशन 5000, 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन और डेंसिटी 400। अब ये जो क्लासिफिकेशन है बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, कि या तो अगर आप टाउन बनना है तो आपको पहली क्रिटेरियन पूरी करो, या दूसरा वाला करो। पहला होता है कि म्यूनिसपैलिटी है, कोई बोर्ड एरिया है, कंटेनमेंट एरिया है, तो आप एक स्टैचुअरिटी टाउन बन जाओगे। सेकंड वाला है सेंसस टाउन बनते हैं, इससे कि आपको ये पूरा करना पड़ेगा, तो आप सेंसस टाउन बनोगे। अब ये दोनों ही सही हैं, पर ये जो ईयर दे रखा है ये गलती कर दी इन्होंने। 1951 तक लिखा है कि ये सिस्टम था। ये सिस्टम आया 1961 में था, बाय अशोक मित्रा, गिवन बाय अशोक मित्रा। इट वाज लेटर मॉडिफाइड इन 1981, जिसमें कि ऐसे चेंज कर दिया गया कि मेल वर्किंग पॉपुलेशन, पहले था कि 75% वर्किंग पॉपुलेशन, फिर इसको कर दिया 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन। ये सिस्टम 51 में था ही नहीं, तो वन तो करेक्ट हो नहीं सकता। सेकंड इज ट्रू, क्या ये सारी क्लासिफिकेशन एकदम सही है, यही टाउन्स होते हैं। तो वन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट, तो ज़रा सा ईयर का फ़र्क हो गया बस। 1951 तक जो क्लासिफिकेशन थी ना टाउन्स की, बहुत ही सिंपल सी थी कि टाउन्स हैं मतलब लोग रहते हैं, थोड़ा मतलब थोड़े ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, अर्बन हो गया, वैसे हो गया, कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं थी। थ्रेश होल्ड जो है हमने 61 के बाद ही शुरू करा। ओके, ये क्वेश्चन भी ड्रॉप हो गया। कितने सारे क्वेश्चन ड्रॉप हो रहे हैं, ये तो एग्जामिनर पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी डाल रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे दे रखी है रावी, ट्रिब्यूटरी करेक्ट है, या ब्रह्मपुत्र की दिबांग होती है, करेक्ट है। अब यहाँ पे दो अजीब से ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है कि गोमती रिवर, गोमती रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है, और एक है वरुण रिवर। वरुण रिवर छोटी रिवर है जो कि गंगा गंगा में आती है, यूपी की थोड़ा लास्ट में, लोअर यूपी साइड में आपको ये वरुण रिवर मिलेगी। तो ये दोनों गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और ऑप्शन दे रखे हैं भागीरथी यमुना, पता नहीं क्यों दे रखे हैं, ये तो गलत ही होंगे, ठीक है। which of the following represent correct relationship between mean मीडियन एंड मोड। आपको बताओ एक खास रिलेशनशिप होती है बिटवीन, इस करेक्ट आंसर इसको सी वैसे, ठीक है, आप इसको देख लो एक बार। ओके, मैं इस रिलेशनशिप की बात कर रहा था, ये पहली वाली आप देखो, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है कि जनरली ऐसा होता है, नॉट एवरी टाइम बट जनरली ऐसा होता है। अगर आप नॉर्मल स्क्यूड डाटा, ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ डाटा नहीं है, तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन आंसर आपका आ जाएगा। ऐसा मोड मीडियन फाइंड कर सकते हो।
अब ये वाला पहला फॉर्मूला है, पर ये क्वेश्चन में दे रहा, क्वेश्चन में आपको ये सेकंड वाला दे रखा है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, राइट। अगर आप इसको देखो, अगर आप जो ऑप्शन में दे रखा था, अगर हम मीन को उठा के राइट हैंड साइड में डाल देंगे तो ये कुछ कुछ ऑप्शन की तरह दिखने लगेगा, मोड इक्वल्स टू मीन प्लस माइनस में 3 मीन माइनस मीडियन। सो ये आंसर है उसका, राइट। सी वाला करेक्ट है जिसके दे रखा था, मीन को उधर ले आए हम, तो सी इज करेक्ट। गिवन बिलो, ओके, आर टू स्टेटमेंट्स। Okay. Status of women in northeastern state of India is encouraging. Okay, yes, it is. Their participation is encouraging. The status of women is encouraging because their participation in economic activities is high. Correct, बिल्कुल उनकी participation काफ़ी high होता है women का in economic activity, so their status is high. बिल्कुल correct statement है, इसका explain भी कर रही है totally. Okay, talking of relationship between man and nature, it is stated that nature set limits and offer possibilities for development. नेचर है सफिशिएंट फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा पॉसिबिलिटी नेचर का है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिज्म वाला ऐसे सोचते हैं। नीचे वाला जो थोड़ा थोड़ा सा डिटर्मिनिस्टिक है, तो ये दोनों टोटली अलग स्टेटमेंट है और ना ही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर दोनों अपने आप में सही हैं, तो बोथ आर ट्रू बट डो नॉट एक्सप्लेन ईच अदर। कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम was launched in 78-79. Okay, by bringing together कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सारे प्रोग्राम्स को मिला के हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्टेटमेंट ये वन की ये कहती है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, द सेम प्रोग्राम इट वाज लॉन्च इन दिस ईयर, एक साल बाद, बाय इंटीग्रेटिंग दीज प्रोग्राम्स। अब सिंपल सी बात है, दोबारा वैसी बात है, एक ही आंसर में सही होगा, पर कौन सा सही होगा? कि अगर आप ऑप्शन को ढंग से पढ़ो तो मुश्किल है थोड़ा सा, पर आप ऑप्शन सेकंड वाले को देखो, स्टेटमेंट 2 में लास्ट में ऑप्शन रखा है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना, अब यहाँ थोड़ी दिक्कत है। इंदिरा आवास योजना का मतलब इंदिरा गांधी से है। अब इंदिरा आवास योजना, ये जो योजना लॉन्च करी गई थी 1985 में लॉन्च करी गई थी, राइट। इंडिया और इसको मतलब ये 2015 तक चली थी। 2015 में इसका नाम चेंज गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये योजना, सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी खुद तो नाम नहीं रखेगी अपने जिंदा होते होते कि इंदिरा गांधी आवास योजना नो, ठीक है। ये उनके असोसिनेशन के बाद ही रखा जाएगा। असोसिनेशन हुआ था 1984 में, ये प्रोग्राम है 85 में, लॉजिकल है, उससे पहले तो आएगा नहीं। और यहाँ पे दे रखा है क्या पे, लॉन्च्ड इन 79-80। तो जो प्रोग्राम 79 में लॉन्च हो गया, वे इस चीज़ को, ओके, वे इन सबको इन सबको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है कि ओनली इंटीग्रेटेड एग्जिस्टिंग, ये एग्जिस्ट करते थे पहले और उसको इंटीग्रेट करता था ये प्लान, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब इंदिरा आवास योजना, तो कैसे उसको कर सकता है। तो ये आई थिंक स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, पर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट प्लान है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 78 में लॉन्च हुआ था। इट वॉज लॉन्च्ड इन 78, जो कि जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, राइट। और सिंपल सी बात है, उस समय क्या था, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी 77 से लेके 80 तक, तो उस समय लॉन्च किया गया है, तो वे इंदिरा आवास योजना तो रखेंगे नहीं इतना, ठीक है। ऐसी कोई खास दोस्त थी नहीं इंदिरा गांधी से उनकी, जनता पार्टी की, तो वे क्यों नाम रखते इसका इंदिरा आवास योजना। ओके, ये बस थोड़ा मतलब कैलकुलेशन है, मतलब पक्का नहीं है कि ट्रू हो, मे बी ये एक प्रोग्राम आगे नीचे हो जाए, क्या पता मैं गलत कैस कर रहा हूँ, बट दीज कैसेज एक्चुअली वर्क। सो आप भी ऐसे मतलब कोई भी कैस उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, आप देखो तो। मुझे तो फॉलोइंग रीजन है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन। क्योंकि पंजाब हरियाणा प्लेन्स हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन, ऑलमोस्ट पूरा उनका एरिया इरिगेशन का अंडर ही है। द मीन ऑफ 200 वैल्यूज इज 40। ओके, लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि दो वैल्यूज जो है मिस कैलकुलेट हुई थी, 50 की जगह वह 150 था और 100 की जगह फिर 110 होना था, पर हमने गलती से थोड़ा कम लिख दिया, तो करेक्ट मीन क्या होगा। अब क्लियरली चेंज हो रहा है, तो नो चेंज तो हो नहीं सकता, और ऑफकोर्स बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं, 39 नहीं हो सकता,
गेस कर रहे हो तो 41 42 कर सकते हैं हम। अब देखो 200 वैल्यूज़ दे रखे हैं भाई, काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ है मतलब, तो 41 ही लग रहा है मेरे को तो। अगर आप एग्ज़ाम में होता है आपसे गैस भी कर सकते हो इस तरह से, बट इसको सॉल्व भी करते हैं अपन। ओके हेयर मीन ऑफ 200 वैल्यूज़ दे रखा था वहाँ पे, 40 दे रखा था कि ये अपना मीन है। 150 मिल्स का कैलकुलेट हो गया एज 50 और 110 को हम लिख दिया था 10, तो फिर अब जैसे दोनों को माइनस कर देंगे 100 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 200 हम पे एक्स्ट्रा है। अब 200 मीन था, नहीं ओ 200 नंबर्स थे, 40 मीन था, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 8000। 8000 में हम ऐड करेंगे 200, क्योंकि 200 हम एक्चुअली ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, तो 8200 हो गया। 8200 को हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि 200 ही है, टर्म्स तो सेम ही है ना, डाटा डाटा चेंज करा है हमने बस। मीन आ जाएगा 41। ओके 41 इज करेक्ट आंसर। ओके दैट डेक्कन प्लेट्यू came into being due to, आंसर इज इमर्जेंस। कि वाई इमर्जेंस, क्योंकि अब देखो डेक्कन प्लेट्यू पहली बात तो एक वोल्केनिक प्लेट्यू है, ठीक है। फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन वर्क्स ऑन टेक्टोनिक प्लेट्यूज, नॉट वोल्केनिक प्लेट्यू। अब में अब क्या होगा, इमरजेंसी या सब्सिस्टेंस तो नहीं होगा, क्योंकि इमर्ज ही हो रहा है कुछ चीज़। वोल्केनिक प्लेट्यू जब बनेगा तो ऊपर आएगा अर्थ से, ठीक है, लावा फैलेगा, तो इट इज इमर्जिंग। तो टेक्टोनिक प्लेट्यू है, इमर्ज कर रहा है, टेक्टोनिक नहीं वोल्केनिक है, इमर्ज कर रहा है, तो इज राइट। Coral reefs grow in shallow and warm water. Yes, they do. Okay, coral reefs live in area where river drains fresh water to the ocean. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। जब जब रिवर्स के जो डेल्टाज होते हैं उसके आसपास कोरल रीफ्स कभी नहीं मिलती, फ्रेश वाटर के अंदर वे सर्वाइव नहीं कर पाती। दे नीड अ लिटिल सैलिनिटी, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ भी नहीं रह पाएंगी, पर सैलाइन वाटर तो चाहिए ही होता है कोरल रीफ्स को, तो फ्रेश वाटर में नहीं रहती, डेल्टाइक रीजन में नहीं रहती हैं। ए इज़ करेक्ट, बट 2 इज इनकरेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, ओके, हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका हमने निकाला है कि 9 आया है स्टैंडर्ड डेविएशन, उनका वेरिएंस निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप है, सिंपल सी है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81। 81 इज करेक्ट। ओके पहला वाला आप देख सकते हो, ये डेंड्रेटिक, सेकंड वाला है पैरेलल, दे आर फ्लोइंग पैरेलल टू ईच अदर, सी वाला है रेक्टेंगुलर और डी वाला है रेडियल। ओके द ईस्टर्न कोस्टल प्लेट ऑफ तमिलनाडु रिमेन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, तो ये बिल्कुल होती है। क्यों होती है, क्योंकि रेन शेडो एरिया है, बिकॉज ऑफ अरेबियन सी करंट एक रेन शेडो एरिया में आता है। ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती, तो ही इज राइट। सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट्स फ्रॉम द मीन इज, अपने मीन से उनका जो डेविएशंस हैं उनको अगर हम एड अप करेंगे तो क्या आंसर होगा, आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ओके फॉर एग्जांपल अगर हम 5 नंबर लेते हैं ऐसी, जस्ट फॉर एग्जांपल 2 3 5 8 12, ठीक है, इनका मीन निकालते हैं। 30 5 ऑब्जर्वेशन, मीन इज 6। अब डेविएशंस क्या होता है कि उस जो मीन है उसको मैं माइनस करूँगा फ्रॉम ऑल दी टर्म्स, तो 12 माइनस 6, 8 माइनस 6, ये सब करते करते मेरे पास आएगी डेविएशंस। 6 2 -1 -3 -4 आर माई डेविएशंस। अब क्वेश्चन में ये लिखा था जितने भी टर्म्स हैं उनको जो डेविएशन है उस डेविएशन को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो आंसर क्या होगा। सो इसको जब हम ऐड अप करेंगे तो हम पे आंसर आ जाएगा 0, जिसे रखा है 6 2 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। तो आप क्लियरली लिख सकते हो कि कुछ कई सारी पॉजिटिव टर्म्स होंगी, कई सारी नेगेटिव टर्म्स होंगी, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, एड अप हो जाएंगे तो कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0, और दैट इज व्हाट हैपेंस। सो डी जो था करेक्ट ऑप्शन हमारा, डी इज करेक्ट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून विंड मूव्स, अब ऐसे नो पहला वाला शुरू वाला जो मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, वे मूव करता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये हमें लगता है बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन रिट्रीटिंग मानसून में लॉजिकली हमें लगेगा कि नहीं नहीं यार उल्टा होगा, तो फिर नॉर्थ ईस्ट से वे साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा। ऑप्शन में दे नहीं रखा, ऑप्शन में दे नहीं रखा तो मे बी हिज कन्फ्यूजन का एग्जामिनर जो है, हम इसको नॉर्थ टू साउथ कर लेते हैं, पर ऐसा भी नहीं है। नॉर्थ टू साउथ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कर देंगे, विंड कभी भी नॉर्थ टू साउथ ब्लो ही नहीं करती बिकॉज ऑफ कोरिलेस फोर्स, राइट।
तो नॉर्थ टू साउथ भी नहीं होगा। आंसर इसका नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट है। ये करेक्ट है बिल्कुल, कि जो रोटेटिंग मानसून है शुरू होते हैं ऐसे ही, नॉर्थ वेस्ट से शुरू होते हैं इंडिया पे। अगर आप किसी डायग्राम में देखो तो नॉर्थ वेस्ट शुरू होते हैं, लेकिन फिर साउथ ईस्ट में ब्लो करते हैं। कोरियलिस फोर्स लगती है, राइट में मूव करते हैं और थोड़ा थोड़ा राइट में मूव करते हैं, अल्टीमेटली वे साउथ वेस्ट में चली ही जाती है जो उसकी दिशा है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। ओके, आर्कियन रॉक ग्रुप सबसे पुराना ग्रुप है। इसके अंदर आर्कियन सिस्टम आई क्या? आर्कियन के अंदर आ गया, धारवाड़ भी इसके अंदर आता है। ओके, पुराना रॉक ग्रुप ये इतना पुराना नहीं है, इसके बाद आएगा। तो पुराना में कड़प्पा, दिल्ली सिस्टम भी होता है ऐसा कुछ, मुझे पता नहीं है वैसे। दिल्ली सिस्टम आ गया, विंध्यस भी आ गया। देन कम्स ओके द्रविडियन सिस्टम में आएगा वाला रॉक पैलोजोइक, कैम्ब्रियन एंड कार्बोनिफेरस, ठीक है। कोल फॉर्मेशन से लेके अब तक का जो पूरा सिस्टम है, कार्बोनिफेरस से लेके अब तक जो है, डायनासोर वायनासोर सब कुछ इसके अंदर सब आता है। जुरासिक आता है, डेक्कन ट्रैप हो गया, ठीक है, गोंडवाना भी इसमें आता है, टर्शियरी भी इसमें आता है। तो ये सारा आता है इसमें, आर्यन रॉक ग्रुप सबसे जो न्यूएस्ट है इसके अंदर, ठीक है, कार्बोनिफेरस से लेके रिसेंट तक। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इज राइट। डिस्टेंस ऑफ ओके, किसी का भी ईजी क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसका फैला होता है। पुलिकत इज अ ब्रैकिश वाटर लेक इंस्टीट्यूट इन कोरल कोस्ट, करेक्ट है बिल्कुल। लोनार इज द फ्रेश वाटर लेक, पुलिकत लेक जो है अरुणाचल प्रदेश तमिलनाडु में है, श्रीहरिकोटा आइलैंड इसके पास बनता है। लोनार द फ्रेश वाटर लेक ऑफ महाराष्ट्र इज अ मीटियोर लेक, इट इज़ अ मीटियोर लेक, मीटियोर गिरने से भी लेक बनी है। ये एक फ्रेश वाटर लेक नहीं है पहली बात, वे एक सेलाइन लेक है, सोडा लेक भी बोलते हैं इसको, सोडा की, ये सेलाइन भी है, एल्कलाइन भी है, ठीक है। लोकतक जो है फ्रेश वाटर लेक है, तो बी बार इनकरेक्ट हो गया। लोकतक जो है एक डेजिग्नेटेड रामसर कन्वेंशन है, हो गई बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो होना ही चाहिए। ओके, तो ये करेक्ट है। बिहार के अंदर गोविंद वल्लभ सागर लेक है जो कि रिहान डैम पे है। रिहान डैम पे ये वाली जो लेक है बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन ये जो डैम है, ये जो लेक है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। तो यूपी में थोड़ा थोड़ा बॉर्डर उसका एमपी में लगता है, तो यूपी में है, बिहार से कोई कनेक्शन नहीं है, तो डी इज रॉन्ग, ए एंड सी इज राइट, सी इज करेक्ट। मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट और साइक्लोन्स। ओके, साइक्लोन के बाद में क्या करेक्ट नहीं है? लो प्रेशर एट दी सेंटर, बिल्कुल ये होता है। अकम्पनीमेंट क्लाउडी वेदर होता है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, बिल्कुल आती है। एयर मूव्स डाउनवर्ड क्रिएटिंग डाइवर्जन, नो, एयर मूव्स अपवर्ड्स क्रिएटिंग डाइवर्जेंस। ओके, स्पिन क्लॉकवाइज इन नॉर्थ, क्लॉकवाइज नहीं होते, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सी एंड डी जो है, क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो सी एंड डी आर नॉट करेक्ट। तो द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी बाय विटाले लालबैक। वेबर का जो मॉडल है लोकेशन इंडस्ट्री दिखाता है, सिंपल। एक और क्वेश्चन ये भी हट गया। आइसोपाथ जो होती हैं वे होती हैं डेप्थ अंडर वाटर, आइसो हेलाइन होता है सैलिनिटी, आइसोटेक ये जो दिखाती है विंड स्पीड, और एक था आइसोनेफ जो कि क्लाउड कवर दिखाती है, पर क्लाउड कवर की जगह इन्होंने लिख दिया अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर। वाह, मतलब क्लाउड कवर लिखना था, इन्होंने गलती से लिख दिया कोल्ड वाटर, तो भी इसलिए आंसर गलत हो गया। क्योंकि कोल्ड वाटर ऐसा कोई लाइन होती ही नहीं है एक्चुअली में, कोई लाइन ऐसी नहीं होती जो अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर बताए। टेम्परेचर को बता देती है, कोल्ड वाटर नहीं बताती। ओके, सबसे ज़्यादा टाउन्स मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन्स आर रजिस्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम पॉपुलेशन ही पूछी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन्स किसके अंडर आते हैं, तो क्लास 4 के अंदर सबसे ज़्यादा टाउन्स हैं। क्लास 4 टाउन्स 10,000 से 20,000 तक पॉपुलेशन होती है उन टाउन्स में, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाउन्स वही हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ रीजनल ज्योग्राफी? हिकैटियस ऑफ मिलेटस ने पहली बार काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा है अबाउट रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। इसको जो कोडिफाइड करा है काफ़ी अच्छे से इन द फॉर्म ऑफ क्या नाम होता है इसका, कोरोलॉजी जो था, ठीक है, वे करा है स्ट्रैबो ने, नहीं तो स्ट्रैबो ने भी करा है इसको, पर सबसे पहले ही कैटियस ने इसको बारे में फॉरवर्ड द आइडिया। डोल ड्रम्स जो होती हैं 5 to 5 होती हैं, हॉर्स लैटिट्यूड होता है हमारा, हॉर्स लैटिट्यूड होता है हमारा 30 डिग्री पे। प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज जो हैं वे जाएंगी 30 से 60 तक पूरे में। ईस्टर्लीज वाला है 3 आंसर, तो 20 करेक्ट।
ओके, सेक्स रेशियो जो है इज इन मोर इन फेवर ऑफ मेल्स, करेक्ट। इन इंडिया मेल्स हैव लॉन्गर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ देन फीमेल्स। ये वाला जो आंसर है ये इसका रीज़न एकदम गलत है, मतलब बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेशन जो होता है फीमेल का ज़्यादा होता है एट बर्थ। एट बर्थ का मतलब ये होता है कि मतलब कितना टाइम में जिएंगे एक्सपेक्टेड है। वुमन टेंड टू लिव लॉन्गर देन मैन बिकॉज ऐसे ही होता है हर जगह, सारी कल्चर में जनरली फीमेल्स टेंड टू लिव लॉन्गर। सो ये करेक्ट जो सेक्स रेशियो इन जो फेवर में नहीं है मेल्स के, जो फेवर में है इन मेल्स, वो इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दी फीमेल फीटिसाइड और जो केयर नहीं मिलती फीमेल चाइल्ड को, उस वजह से हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह है। तो सेक्स रेशियो इज मोर इन फेवर ऑफ मेल्स, नॉट बिकॉज ऑफ दिस लाइफ एक्सपेक्टेशन थिंग। ये उल्टा मेल्स की अगेन अनफेवर में है। तो एक तरह से ये फीमेल्स को हेल्प करता है टू आउट नंबर द मेल्स, नॉट, ठीक है, मेल्स को हेल्प करता है। ओके, it is true but all is false. Krishna is the largest east flowing river. No, it is not. It rises in Western Ghats, just not to Mahabaleshwar. ये करेक्ट है। घटप्रभा इज ट्रिब्यूटरी बिल्कुल है इसकी। इट फ्लोज इन महाराष्ट्र से कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये सारी स्टेट में जाती है, तेलंगाना में भी जाती है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो एक बड़ा बॉर्डर का हिस्सा है वे भी बनाती है ये, तेलंगाना के अंदर भी जाती है ये, और पर तमिलनाडु में नहीं जाती। तो फिर बी एन सी आर करेक्ट ओनली। ओके, इंफ्रारेड जो है अभी कौन सा है, एक आंसर है यहाँ पे लिखा है इंफ्रारेड इज, यस। ओके, 0.4 से 0.7 तक ये विजिबल रेडिएशन है। 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर्स का। 0.7 के जो आगे वाले रेडिएशन है ऑफ कोर्स इंफ्रारेड होगा, तो इंफ्रारेड वाला ये है, काफ़ी लंबी रेंज है इसकी। अल्ट्रावायलेट का 0.4 से कम होगा, तो 0.4 से कम दे रखा है, 0.3 से लेकर 0.38, यही आंसर है। रेडियो सबसे लंबी होती है तो 1 मीटर ज़्यादा, और माइक्रोवेव 1 मिलीमीटर तो 1 मीटर्स, तो सी इज राइट। ओके, स्मॉल स्केल मैप, एटलस मैप इज अ स्मॉल स्केल मैप। ऑफशोर बार्स बनती है डिपोर्शनल वर्क ऑफ सी वेव्स, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन मोस्ट सुटेबल नेविगेशन पर्पजेस के लिए हमें चाहिए होता है मार्केटर, नेविगेशन मार्केटर, नेविगेशन मार्केटर, एवरी टाइम नेविगेशन मार्केटर प्रोजेक्शन। एलन सैम्पल की जो बुक थी उसका इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। एडवर्ड सूज की बुक है द फेस ऑफ द अर्थ। हंटिंगटन की बुक है पल्स ऑफ एशिया। एंड कॉल्सर की बुक है मॉर्फोलॉजी ऑफ हैंडस्केप, सो बी इज करेक्ट। Okay, before 1921, the population growth rate of India was very slow. Okay, it is right. The birth rate in India before 1921 negligible. अब इधर रखा कि बर्थ रेट जो था बहुत ही लो है। उसका रीज़न क्या है कि बर्थ रेट बहुत कम है। ओके, ग्रोथ रेट कम था ये एक चीज़ है, लेकिन बर्थ क्यों क्यों है, क्योंकि बर्थ रेट नहीं है, ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। हमारा जो था ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, विच वॉज बिकॉज की डेथ रेट माइनस बर्थ रेट ऑलमोस्ट जीरो आता था, ठीक है। तो ये रीज़न है, बर्थ रेट उस समय बहुत हाई था, लेकिन क्योंकि डेथ रेट भी हाई था उसको माइनस कर देता था, इक्वल कर देता था, तो नेग्लिजिबल होता था। सो बर्थ रेट इन इंडिया नेग्लिजिबल, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, तो इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। ओके, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो होती है उसको हम एक और नाम बोलते हैं, उसका रियल पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं लोगों से। ये एरेबल लैंड होती है, कितनी एरेबल लैंड है और कितनी पॉपुलेशन है उसका एक रेशियो है, वही होती है रेशियो। ओके, रेशियो तो नहीं, फ्रैक्शन में आता है जो भी है डेंसिटी। सो डी इज करेक्ट, पर कल्टिवेटेड लैंड एरिया। विद द बिलो क्वेश्चन ये भी ड्रॉप हो गया उत्तरी। ओके, लाइसीमीटर। ओके, लाइसीमीटर जो होता है वो इवापोरेशन नापता है, बिल्कुल नापता है। ओके, लाइसीमीटर इवापोरेशन नापता है। और दूसरे वाला जो दे रखा है यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखा है एल्टोमीटर, एल्टोमीटर नहीं है ये, एटमोमीटर है। एटमोमीटर जो है ये नापने के लिए होता है इसको इवापोरेशन, ठीक है। एटमोमीटर को हम बोलते हैं इवापोरीमीटर भी बोलते हैं, इवापोरीमीटर, ठीक है। ओके, दूसरा वाला यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे एनीमोमीटर, जो कि विंड की वेलोसिटी नापता है, ठीक है। बोला इसमें हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ जो है एक तरह का आप समझो एक हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर नापने के लिए होता है ह्यूमिडिटी,
और हाइग्रोग्राफ होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक तरह का ये चार्ट रिकॉर्डर, ये मेजर भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है। वेन जब ये ग्राफ दिखा रखा होता है, मीटर और ग्राफ में यही फर्क है, ग्राफ उसको रिकॉर्ड भी करता है उस डाटा को, मीटर बस उसको रिकॉर्ड करता है, ग्राफ उसको स्टोर करता है डाटा को। ऐसी हाइग्रोमीटर की तरह एक थर्मोग्राफ भी होता है। तो हाइग्रोग्राफ थर्मोग्राफ, इन दोनों को मिला दो, थर्मो हाइग्रोग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन तो अच्छा, क्वेश्चन तो गलत ही है। ओके, यूएस कनाडा की बाउंड्री, ओके यूएस कनाडा की बाउंड्री जो है ये होगी हमारा सिंपल कॉनिक विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, और ट्रांसपेरेंट वाली होगी विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल। द रीजन होता है कि वन स्टैंडर्ड पैरेलल एक सिंपल प्रोजेक्शन है। ओके, यूएस कनाडा की जो बाउंड्री है 49 पैरेलल पर है, काफ़ी उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मीन्स ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि 49 डिग्री को ही टच करते चलती है। अब ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है करीब 12 डिग्री का है, थोड़ा नॉर्थ टू साउथ थोड़ा सा वे मूव भी करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते करते हुए ऊपर नीचे भी जाती है, इसलिए उसको एक अच्छा प्रोजेक्शन चाहिए जो कि टू स्टैंडर्ड पैरेलल उसको एक अच्छी क्लैरिटी देगा। तो दैट्स वाई केप टू कैरो रेलवे रूट, केप टाउन से लेके कैरो तक जो रेलवे रूट अगर हमें बनाना होगा, ऐसा कोई रूट वैसे है नहीं, प्लान बनाया तो लेकिन कभी एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा कोई रूट। अगर बनाएंगे तो उसमें हमें चाहिए कौन सा वाला, इक्वी डिस्टेंस में रूट नापना है, तो इट शुड प्लेसेस शुड बी इक्वल टू वन अनदर, तो जेनिथल इक्वी डिस्टेंस इज करेक्ट, बीच में मतलब रूट नापने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन मिड लैटिट्यूड रीजन, इसके लिए इक्वल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन नापना होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्रॉप्स हो गया, लैंड यूज दिखाना है, उस केस में हम हमेशा एक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन देखेंगे, क्योंकि हमें एरिया देखना है, ठीक है। सो बी इज राइट। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज ए, दीज आर 120। ओके, अगर ए है 80 तो बाकियों का मीन क्या होगा, अगर ए 80 है तो ए को हटा देंगे, तो फिर अगर हम इसे हटा भी देंगे तो बाकियों का मीन क्या होगा, 120 में से अगर माइनस को 80, 40 बच्चा है। अब इस 40 नंबर को आप देखो, अब इस 40 को 4 लोगों में बांट दो, 10 10 10 10, राइट, 10 10 करके बांटोगे, 10 10 तो सबको ऐड कर 10 10 बढ़ जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो सब में 120 में 10 ऐड कर दो कि 130 हो जाएगा, तो सी 130 इज करेक्ट। ये मतलब देखने से पता लग जाएगा, वरना आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, 130 इज करेक्ट। Okay, Maya's charactering occurs when this wavelength of incoming radiation is small, is similar to size of radiation, बिल्कुल करेक्ट है। रेलिक स्कैटरिंग कब होती है, जब जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ईएम रेडिएशन आ रही है लेकिन पार्टिकल छोटे हैं, तो रेलिक स्कैटरिंग होगी। अगर इक्वल है या थोड़े से बड़े हैं तो फिर माई स्कैटरिंग होती है। ये बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सारे एब्सोल्यूट हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, बाकी सारे एब्सोल्यूट हैं। तो यस, यही आंसर है, बी सी एंड डी आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ओके, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी 1948 में, तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को कुछ चीज़ें बांटी गई थी, उसमें हमें 4 टोटल क्लासिफिकेशन दी गई थी उन इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन दे रखी थी वे थी ये वाली एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूँ, ये ए बी सी डी करेक्ट है, ई वाला गलत है। जो पहली वाली इंडस्ट्री है इसका जो काम है, ओके, एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली, यानी ऐसी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ठीक है। तो सरकार इन चीज़ों को देखेगी और कोई नहीं देखेगा उनको। सेकंड वाला स्टेट मोनोपोली फॉर न्यू यूनिट्स, यानी कि जैसे कि कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट, टेलीफोन, ऑयल, इन चीज़ों पे मतलब सरकार अभी काम नहीं कर रही, लेकिन ट्राई करना चाहती है। इन चीज़ों को ये देखेगी खुद ही, लेकिन अभी शुरू नहीं करा, करेगी। थर्ड वाला है स्टेट रेगुलेशन, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक इंडस्ट्रीज, उसको मतलब ये सरकार रेगुलेट करेगी, लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, शुगर। कि प्राइवेट के लिए खुले तो हैं, प्राइवेट आ सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट कुछ मनवानी करने लगे तो उसको कुछ कह भी सकती है, क्योंकि बेसिक गुड्स बनाते हैं ना एक तरह से। अनरेगुलेटेड प्राइवेट एंटरप्राइज, इसके लिए प्राइवेट लोगों के लिए खुली छूट है, आओ जितना करना करो, अनरेगुलेटेड है, सरकार कुछ दखल नहीं देगी। और ठीक है, और इसके लिए ये भी है कि लास्ट वाले में कि कोई भी इंडिविजुअल कोऑपरेटिव इसमें काम कर सकता है, और नेशनलाइज जो सरकार है इसको टेक ओवर नहीं करेगी, 10 साल तक टेक ओवर नहीं करेगी आपसे, उसको मतलब नेशनलाइज नहीं करा गया, आप जितना बिजनेस करना कर सकते हो। ई वाला जो है ये इसका पार्ट नहीं था, तो ये चारों ही पार्ट थे, ई वाला पार्ट नहीं था। ओके ओके, फोन जो है नॉर्थन साइड ऑफ एल्प चलती है, ओके, नॉर्थन साइड में फोन चलती है और इधर साइड मिस्टल चलती है।
ओके, बोरा जो है वे है इटली वाली, और चिनूक जो रॉकी माउंटेन्स, सो बी इज राइट। रिमोट सेंसिंग में IRS-P4 कौन सी है? ओके, IRS-P4 ये ओशन सेट का नाम है। मुश्किल क्वेश्चन है वैसे। आईडू सेट, अब जिसको इसको आप कह सकते हो, देखो रिमोट सेट जो है कोई सैटेलाइट नहीं है, नकली नाम है। आईडू सेट का जो दूसरा नाम है वह GSAT-3 है। एक GSAT-3 इसका दूसरा नाम है। IRS-P6 ये नाम है अपना रिसोर्स सेट का, और IRS-P4 नाम है ओशन सेट का। अब जो पी आ रहा है ना शब्द, ये आ रहा है पोलर के लिए। एजुसेट का दूसरा नाम है GSAT-3, तो ये तो नहीं होगी। एजुसेट पर आपको तो जनरली जो सेट वाली सैटेलाइट्स होती हैं पोलर होती हैं, आई नो, बट एडुसेट वाली जो है ये स्पेशल है थोड़ी, ये थोड़ी जियो स्टेशनरी है। एडुसेट काफ़ी ऊपर है, इसलिए इसका नाम जी से शुरू होता है। तो दो ऑप्शन बचा आपको, रिसोर्स और ओशन, इसमें तो कोई तुक्का मार दो। मतलब मुश्किल क्वेश्चन था ये, मतलब काफ़ी। IRS-P4 ओशन सेट के नाम है। ओके, हाईएस्ट लोएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SC पॉपुलेशन। ओके, ओके, सबसे आंसर इसका है सी वाला, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश। पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, अरुणाचल में सबसे कम होते हैं। ठीक है, वैसे मैंने नेट पे देखा था, लिखा था कि पंजाब में सबसे ज़्यादा, सबसे कम मिजोरम में है। लेकिन ध्यान से जब देखा तो पता चला कि मिजोरम में तो कम है सबसे कम, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में यहाँ ऑलमोस्ट जीरो पॉपुलेशन है। जीरो पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन अरुणाचल और नागालैंड। सो दोनों में जीरो है, तो अरुणाचल में सबसे कम होगी। ST पॉपुलेशन की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है और गोवा में सबसे कम है। ठीक है, तो अरुणाचल नागालैंड में बिल्कुल जीरो पॉपुलेशन है, तो दैट इज वाई यही आंसर है। सेंसस ऑफ इंडिया में 53 सिटीज थी जो 1 मिलियन से ज़्यादा है। ऑर्गेनिक थ्योरी राइटजल ने दिया है। ओके, लोकेशन ए लोकेशन बी ये है, तो क्या होगा? ओके, RF दे रखा है हमें ये, तो 8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा RF से। RF 4.5 है, 4.5 को मल्टीप्लाई करो 8 से, आपको 36 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। माल्थ्यूसन थ्योरी में पॉपुलेशन इंक्रीज करती है एट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फूड सप्लाई एट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Okay, which of the following is known for white revolution? Now, Gujarat state is known for starting the white revolution by, जो कि अमूल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने करा था। लेकिन हरियाणा एक मेजर है, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन फॉर वाइट रेवोल्यूशन। नोन फॉर मतलब जिस स्टेट ने उसमें काफ़ी काम किया है। और ये जो स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेयरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा दूध प्रोडक्शन हुआ है। तो ये हरियाणा इज़ नोन फॉर वाइट प्रोडक्शन, बाकी सारे स्टेट नहीं, इतना दूध नहीं प्रोड्यूस होता, तो फिर सी इज़ करेक्ट। ये मैं समझने लगे आंसर रॉन्ग है, ऐसा नहीं। यहाँ पे सिंपली लिखा है कि नोन फॉर वाइट रेवोल्यूशन, नॉट कि ही स्टार्टेड रेवोल्यूशन। तो ऐसा नहीं कि मतलब आंसर लिखना ही नहीं है कि ला हो, सारे आंसर के तो कैंसिल हो जाते हैं, गलत आंसर ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या पता आंसर में सही हो। तो हरियाणा इज करेक्ट। शिवालिक बिलोंग्स टू आउटर हिमालयाज। ओके, पोर्ट्सोलाइजेशन होता है, ये बोरियल फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, टाइगर रीजन में होता है। लेटराइजेशन होता है जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, शरब सवाना वेजिटेशन में। कैल्सिफिकेशन होता है ड्राई पैरिस में। और ग्लेसिजेशन, ग्लेशियन मतलब होता है जब सॉइल थोड़ी सी ग्ले होने लगती है, ग्रे कलर की। ग्लेशिएशन में सॉइल थोड़ी ग्रे कलर की हो जाती है, ये इसलिए होता है जनरली वाटर लॉगिंग एरियाज में होती है। तो ग्लेसिजेशन और वाटर लॉग एरियाज, सो बीज राइट। ये सारे सॉइल फॉर्मेशन रिजाइम्स हैं, किस तरह सॉइल फॉर्म होती है। ओके, क्रिस्टलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी है। वॉन्थोनेल की है ओके लैंड यूज है। होमर हॉइथ की है सेंटर और पेरोक्स की ग्रोथ पोल। सारे सिंपल दे रखे हैं यार, आंसर लिखे हुए हैं। ओके, मीडियन निकालो, इनका 8 टर्म्स रखी हैं, 41 43 के बीच में मीडियन आएगा, सब दे रखे। 42 आंसर करेक्ट। ओके, मोस्ट ऑफ द कोल प्रोडक्शन कम्स इन ओपन कास्ट, बिल्कुल ओपन कास्ट माइनिंग ज़्यादा होती है। ओके, कोलफील्ड उड़ीसा में सबसे ओल्डेस्ट है, रानीगंज वेस्ट बंगाल सबसे ओल्डेस्ट नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। टर्शरी कोलफील्ड जो है सेंट्रल में नो, टर्शरी कोलफील्ड हमारे मेघालय, अरुणाचल, आसाम में, या फिर नीवली जो है तमिलनाडु में भी मिलते हैं, तो सेंट्रल में तो नहीं मिलते। ठीक है, ये जो है मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, बिल्कुल ये हैं। तो ओनली A एंड D इज करेक्ट, B एंड C आर नॉट करेक्ट। ओके, जो फॉलोइंग इज द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है, उड़िया इंडो आर्यन है लैंग्वेज है। ओके, इसमें कमांड एरिया डेवलप प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, जो कि 1974 में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है NCERT में, जो 12th वाली में कुछ कुछ वैसे ही था, है ना। तो फिर D इज करेक्ट, बाकी आप देख लेना। ओके, एक्सट्रीम वैल्यू सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं रेंज को, बिल्कुल करती हैं। ओके, मीन क्या होती है? मीन एक बिल्कुल सही डेफिनेशन है, हाफ इधर हाफ उधर। ओके, ओके लास्ट वाला रखा है
ओके द कॉलम ऑफ एयर इज सेट टू, पहली वाली स्टेटमेंट अनस्टेबल होगी,